अगर आपको अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब दौड़ते टाइम आप अपने पैरों को तेज नहीं चला पाते हो, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स या टिप्स बताने वाला हूँ जिनको यूज़ करके आप अपनी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाओगे। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी वो होती क्या है। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी और स्ट्राइड रेट दोनों एक ही चीज़ है, जिसमें से स्ट्राइड का मतलब होता है कदम। जब भी एक एथलीट स्प्रिंट करता है तब उसके एक कदम को स्ट्राइड बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी और रेट का मतलब होता है कितने में कितने। जैसे कि अगर एप्पल का रेट है 100 रुपये पर केजी, तो इसका मतलब है कि इतने रुपए में हमें इतने सेब मिलेंगे। सेम वैसे ही हमारा स्ट्राइड का भी एक रेट रहता है। एग्जाम्पल के लिए 4 स्टेप पर सेकेंड, इसका मतलब है कि हम कितने कदम लेंगे कितने टाइम में। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम एक सेकंड में कितने कदम ले पा रहे हैं। अगर ये स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी 4.5 स्टेप पर सेकंड होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एथलीट एक सेकंड में 4 कदम तो पूरे ले रहा है, लेकिन उसके बाद आधा कदम और ले पा रहा है। मतलब 5वां कदम वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उससे पहले ही एक सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। अब जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें और 1 स्टेप टाइम में एक रिलेशन रहता है। अगर एक एथलीट की स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 4 कदम ले रहा है, और एक सेकंड में 100 मिली सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक कदम लेने में 25 पल्स लगेंगे। अब अगर एक एथलीट 25 मिली सेकंड में एक कदम ले रहा है और वो उस एक कदम के टाइम को कम कर ले और 20 मिली सेकंड में एक कदम लेने लग जाए, तो फिर वो एथलीट एक सेकंड में 5 स्टेप ले पाएगा, और ऐसे उस एथलीट की स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम एक स्टेप के टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। जब भी एक एथलीट दौड़ता है तब 2 फेज रहते हैं, एक होता है स्टांस फेज और एक होता है एयर फेज। जो स्टांस फेज रहता है उसमें क्या होता है, एथलीट का पैर जमीन पे रहता है, और जो एयर फेज रहता है उसमें एथलीट का कोई भी बॉडी पार्ट जमीन से टच नहीं रहता है। हम अभी इस स्टांस फेज को देखने वाले हैं। अगर एक एथलीट एक सेकंड में 4 कदम ले रहा है, तो इसका मतलब वो एक कदम 25 मिली सेकंड में लेगा। अब वो 25 मिली सेकंड में से कुछ देर वो ज़मीन पे रहेगा और कुछ देर वो हवा में रहेगा। मान लेते हैं कि वो 10 मिली सेकंड के लिए ज़मीन पे था और 15 मिली सेकंड के लिए हवा में था। हम ज़मीन पे कितनी देर के लिए रुक रहे हैं, अगर हम उस टाइम को कम कर लेंगे तो हमारा ये टाइम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एक स्टेप का टाइम कम हो जाएगा और हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें हमारे ग्राउंड कॉन्टैक्ट को कम करना होगा, और ग्राउंड कॉन्टैक्ट को कम करने के लिए हम बहुत सारी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि पोगो जंप्स। और अगर आपको ट्रेनिंग करते हुए कुछ टाइम हो चुका है तो फिर आप बड़े हडल पे भी जंप्स कर सकते हो। लेकिन जब भी हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ध्यान देना है कि आपका ग्राउंड कॉन्टैक्ट उसमें भी कम होना चाहिए। इस तरह से रुक रुक के हर्डल जंप करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आपका ग्राउंड कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। हमें हर्डल जंप्स कुछ इस तरीके से करने होंगे जिसमें हम ग्राउंड कॉन्टैक्ट को कम रख पाएँ। अब स्टांस फेज के बाद हम एयर फेज को एक बार देख लेते हैं। जब हमारा पैर ज़मीन से उठ जाता है और हम लोग एयर फेज में आ जाते हैं, उसके बाद हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हम ज़मीन पे जल्दी आ जाएं। अगर हम कोशिश करेंगे भी तो उससे हमारी स्पीड ही खराब होगी। जब हमारा पैर ज़मीन से उठ जाता है उसी टाइम पे ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि हम हवा में कितनी देर के लिए रुकेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करना है कि हम हमारे पैर को पीछे से आगे जल्दी ले आएँ और आगे वाले पैर को नीचे जल्दी ले आएँ, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ऐसा करने से हमारा जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट है वो हमारे हिप के आगे हो जाएगा, और अगर हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट हिप के आगे हो रहा है तो इससे ग्राउंड कॉन्टैक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हम हमारे पैरों को जल्दी स्विच कर पाएँ। इसके लिए हम लोग लंजेस वाली पोजीशन पे आके स्विचिंग वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो फिर आपको सिर्फ सिंगल स्विच करना है, कुछ इस तरीके से। लेकिन वहीं पे अगर आपको ट्रेनिंग करते हुए थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है तो आप डबल स्विच भी कर सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पीछे वाले पैर को आगे और आगे वाले पैर को पीछे जल्दी लेके जाने के लिए हमें कुछ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि हिप फ्लेक्सर और हैमस्ट्रिंग। हमारे हिप फ्लेक्सर की मसल पैर को आगे लेके आती है और हैमस्ट्रिंग की मसल पैर को पीछे लेके जाती है। और अब मैं आपको इन दोनों मसल के लिए 2-3 एक्सरसाइज बता देता हूँ। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप नॉर्डिक्स एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए ये एक्सरसाइज ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फिर आप रेजर कर्ल कर सकते हो। इसमें हमें पहले हिप को मोड़ना होगा फिर आगे जाना होगा। हैमस्ट्रिंग के लिए हम लोग जिम में लेग कर्ल कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हो जो कि है सिंगल लेग हिप थ्रस्ट, और अगर हम ये एक्सरसाइज करते टाइम हमारा एक पैर बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगी। हिप फ्लेक्सर के लिए आप इस पोजीशन पे आके अपने पैरों पे एक प्लेट को फंसा के होल्ड कर सकते हो। आपको 30 सेकंड के आसपास इस पोजीशन को होल्ड करना है। हिप फ्लेक्सर के लिए हम लोग एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें रॉड पे अच्छा खासा वेट डाल के हमें हमारे पैर को रॉड के नीचे रखना होगा और 10 से 15 सेकंड तक इस रॉड को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। हमें जानबूझ के ऐसा वेट यूज़ करना है जिसको हम उठा ना पाएँ, और कॉन्स्टेंटली 10 से 15
15 सेकंड तक अपने मसल को स्क्वीज करके ऊपर पुश करना है। हिप फ्लेक्सर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग सिंगल लेग रेजेस कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को हम लोग जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब जब आप स्ट्रेंथनिंग करने लगोगे तो आपकी मसल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद हमें उस स्ट्रेंथ को स्पीड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी ड्रिल्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंगल लेग एस्केप्स, ये ड्रिल आपके हिप फ्लेक्सर की स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और साथ में ये एक्सरसाइज करते टाइम हम ग्राउंड कॉन्टैक्ट को भी इंप्रूव कर पाएंगे। एक और ड्रिल जो हम लोग कर सकते हैं वो है सिंगल लेग हाई नी। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तब हमें कोशिश करना है कि हम हमारे पैर को ऊपर जितना हो सके उतना फास्ट लिफ्ट करें। एक और ड्रिल जो हम कर सकते हैं वो है स्विचिंग ड्रिल। ये थोड़ी डिफिकल्ट और एडवांस्ड है। इसमें हमें एक पैर को ऊपर होल्ड करके रखना है और हल्का हल्का स्किप करते हुए आगे बढ़ना है और जब हम रेडी हो जाएं तब हमें हमारे ऊपर वाले पैर को नीचे लाना है और नीचे वाले पैर को ऊपर लेके आना है। और ये मूवमेंट हम जितना ज़्यादा फास्ट करेंगे उतना अच्छा है। जो बीच के स्किप्स है वो हम आराम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो स्विचिंग वाला पार्ट है वो हमें फास्ट करना होगा। लेकिन जब आप इन्हें 2-3 महीने तक करने लगोगे तब आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और कुछ टाइम तक इन चीज़ों को करने के बाद आपको विकेट रनिंग स्टार्ट करना चाहिए। जब भी हम विकेट रनिंग वाला सेशन करेंगे तब हमें स्टार्टिंग में विकेट्स को ज़्यादा दूर नहीं रखना है। हमें 1 मीटर के आसपास वाले डिस्टेंस पे स्टार्ट करना है, लेकिन वो करते टाइम हमें कोशिश करना है कि हमारी टेक्निक अच्छी हो और जितना हो सके हम हमारे पैरों के टर्नओवर पे ध्यान दें। मतलब हमें जल्दी जल्दी हमारे पैरों को चलाना है। आप 10 से 15 कोन को 1-1 मीटर के गैप पे लगा लेना स्टार्टिंग में और ये चेक करना है कि आपको वो सारे विकेट्स पार करने में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना। आपने जितने कोन लगाए हैं और आपको वो कोन पार करने में जितना टाइम लगा है, अगर आप उन दोनों चीज़ों को डिवाइड करोगे तो उससे आपको आपकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। अगर आपकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी 4.5 के ऊपर है तो फिर वो एक अच्छी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है और जब तक आपकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी 4.5 के ऊपर नहीं आ रही, आप वो विकेट रनिंग में डिस्टेंस मत बढ़ाना। अब स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है आर्म एक्शन की स्पीड। अगर हम हमारे हाथों को भी तेज़ चलाएंगे तो उससे हमारे पैर भी तेज़ चलने लगेंगे। और अब अपने आर्म एक्शन को कैसे इंप्रूव करना है वो जानने के लिए आप इस साइड वाला वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो फिर आप मेरी अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।